हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था पुष्प सज्जा। पहले हम लोगों ने होम डेकोरेशन के बारे में जाना कि गृह सज्जा क्या होती है, गृह सज्जा के लाभ क्या होते हैं, इसके बारे में जाना, इसके नियम क्या हैं, किस तरीके से सजावट करनी चाहिए, इसके बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फ्लावर डेकोरेशन। किसके बारे में? हम लोगों ने फ्लावर डेकोरेशन के बारे में जाना कि फ्लावर डेकोरेशन यानी पुष्प सज्जा। पुष्प सज्जा क्या होती है, इसको किस किस नाम से जानते हैं, इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। पुष्प सज्जा को हम क्या कहते हैं? पुष्प विन्यास के नाम से जानते हैं। पुष्प सज्जा को किसके? पुष्प विन्यास के नाम से जानते हैं और पुष्प प्रबंधन के नाम से जानते हैं कि हम कैसे किस तरीके से सजाएं कि घर जो है वह देखने में अच्छा लगे, जो भी जिस पर्पज़ से हम सजा रहे हैं वह उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। क्या? पुष्प प्रबंधन के नाम से। तो हम लोगों ने इसके बारे में कल भी जाना था कि ये कब इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी पुष्प सज्जा की? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। किसके द्वारा शुरुआत हुई थी? चीन के बौद्ध भिक्षुकों द्वारा फ्लावर डेकोरेशन यानी पुष्प सज्जा, पुष्प विन्यास, पुष्प प्रबंधन, ये सब एक ही नाम है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 6वीं शताब्दी चीन के बौद्ध भिक्षुकों द्वारा इसकी शुरुआत हुई। और इसे प्रसारित कब किया गया? कब इसे आगे बढ़ाया गया? और इसको किसने बढ़ाया? जापान ने। किसने बढ़ाया इसे? जापान ने। इसे मतलब एक विस्तार दिया, एक आगे बढ़ाया और इसका प्रचार प्रसार किया। तो पुष्प सज्जा के बारे में हमने ये जाना। और पुष्प सज्जा क्या होती है? इससे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। घर में सजावट होती है तो एक पॉजिटिव मतलब सजीवता आती है वहाँ पर। तो यही सब है पुष्प सज्जा के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा पुष्प सज्जा के प्रकार। क्या देखा था? पुष्प सज्जा के प्रकार हमने क्या देखा था कि 3 प्रकार की इसकी सजावट की जाती है। कौन कौन सी? ये कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी होती है? एक परंपरागत पुष्प सज्जा होती है। पहला क्या है? परंपरागत पुष्प सज्जा। और दूसरा क्या है? विदेशी पुष्प सज्जा। और तीसरा क्या है कि इसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक पुष्प सज्जा। क्या बोलते हैं? आधुनिक पुष्प सज्जा। और विदेशी पुष्प सज्जा के इसके कई नाम होते हैं। इसे हम जापानी पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। किसे? जापानी पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसे विदेशी पुष्प सज्जा को और जापानी पुष्प सज्जा जो है इसे हम लटकती हुई पुष्प सज्जा भी कहते हैं। लटकती हुई पुष्प सज्जा, क्योंकि इसमें परंपरागत पुष्प सज्जा में क्या होती है कि इसमें जो होती हैं टहनियाँ जो होती हैं वह लंबे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि फूलों को और रंग को प्राथमिकता दी जाती है। किसमें? इसमें फूल और रंग को प्राथमिकता दी जाती है। और इसमें क्या है कि इसमें हम हल्के रंग के फूल का प्रयोग करते हैं। हल्के रंग के फूल का प्रयोग करते हैं। और इसे क्या है? आधुनिक पुष्प सज्जा को हम 20वीं सदी की पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। 20वीं सदी की पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं।
तो हम लोगों ने इसके बारे में कल डिटेल में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जापानी, जो इसे जापानी पुष्प सज्जा कहते हैं, जिसे विदेशी पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं, लटकती हुई पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। इसे इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी ये 4 कौन कौन सी होती है इसके बारे में देखते हैं। क्या होता है? रिक्का, शोका और मोरिबाना नाजीरे। क्या होता है? रिक्का, शोका, मोरिबाना नाजीरे। तो हमने इसके बारे में भी जाना था। क्या था कि रिक्का में क्या होता है कि इसमें टहनियाँ लंबी होती हैं और फूल जो होते हैं वो भी टहनियाँ लंबी होती हैं। उसके जो पात्र होते हैं, जो पॉट होता है उसका फ्लावर पॉट, वो भी जो होता है वो भी लंबे होते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कैसे कि रिक्का के इस तरीके से होता है ये, और यहाँ पर इसमें लंबे लंबे इस तरीके से टहनी लंबी होती है, और क्या होता है इसका पात्र जो होता है ये भी लंबा होता है। उसके बाद ये क्या, जो लंबे फूल होते हैं और लंबे पात्र में होते हैं उसको कहाँ सजाते हैं हम? या तो केंद्र में सजाएंगे और या तो कॉर्नर में सजाएंगे। और ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं? रिक्का। शोका को क्या बोलते हैं? इसमें जो सजावट होती है रिक्का, और ये शोका क्या होता है? इसमें छोटे फूल और छोटे पात्र का यूज़ किया जाता है। छोटे फूल और छोटे पात्र का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसे 15वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। इसे 15वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। इसे 15वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। क्या हो गया? रिक्का हो गया, शोका हो गया और मोरिबाना। इसमें क्या होता है कि इसमें हम चौड़े तथा उथले पात्रों का यूज़ करते हैं। चौड़े तथा उथले पात्रों का, कि जैसे इसको हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को कैसा होता है। ये आप लोगों को समझ में, इस तरीके से पात्र ऐसे बना होता है, ठीक, ये इस तरीके से बना होता है और यहाँ पर इस तरीके से फूल बने होते हैं। मेरी आर्ट बहुत अच्छी लग रही होगी ना आप लोगों को? देखिए अच्छी लग रही है ना? हाँ, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि ये इसमें क्या होता है, चौड़े और उतले पात्र का यूज़ होता है और इसमें इस तरीके से फ्लावर बने होते हैं। आप लोग इसको अपने तरीके से समझ लीजिएगा। मेरी आर्ट बहुत अच्छी है। तो क्या हो गया, ये मोरिबाना हो गया। और नाजीरे क्या होता है? जो नाजीरे होता है ये बिल्कुल रिक्का की तरह होते हैं। क्या? नाजीरे, जो इसमें लंबी टहनी का और लंबे पात्र का यूज़ किया जाता है नाजीरे में। उसके बाद हम लोगों ने इतना जाना था, इकेबाना के बारे में पढ़ा था। इकेबाना क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? जीवित फूल के नाम से जानते हैं इकेबाना को। क्या होता है इसका अर्थ? इकेबाना मतलब जीवित फूल, और ये जापानी शब्द में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है कि इसमें 3 लाइन का यूज़ करते हैं। क्या? कौन सा? ये सिन, सो और हाइकी। सिन, सो, हाइकी। तो इसमें ऐसा है कि ये जो सिन होता है इसको क्या कहते हैं? स्वर्ग। और जो सिन, सो जो होता है ये मनुष्य को प्रदर्शित करता है, मनुष्य को। और ये हाइकी जो होता है ये किसको प्रदर्शित करता है? पृथ्वी को, ठीक। और हमने आपको बताया था कल कि ये जो सिन होता है ये कितने अंश के कोण पे होता है? 90। और ये सिन में 10 अंश का वेरिएशन देखा जा सकता है, इधर उधर 10 अंश का देख सकते हैं। मनुष्य का जो होता है ये 45 अंश होता है, और ये जो पृथ्वी होता है ये 75 अंश पे होता है। तो हमने क्या देखा कि इसमें 3 लाइनों को महत्व दिया जाता है। कौन सा? सिन, सो, हाइकी। सिन जो होता है वह स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, और सो जो होता है वह किसको प्रदर्शित करता है? मनुष्य को प्रदर्शित करता है। और हाइकी जो होता है यह किसको प्रदर्शित करता है? यह पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। सिन जो होता है यह 90 पे होता है, और सो जो होता है वह, यहाँ हम लिख देते हैं सिन, सो और हाइकी, ठीक। और ये क्या होता है? सो जो होता है यह मनुष्य को, ये 45 अंश पे, और ये हाइकी जो होती है ये 75 अंश पे होता है। और सिन में जो होता है 10 अंश का वेरिएशन इधर उधर देखा जा सकता है। अब हमने इतना पढ़ा था। हमने सिट्टू सज्जा के बारे में पढ़ा था। सिट्टू सज्जा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अभी हम देखते हैं कि पुष्प सज्जा के बारे में हमने देखा
जापानी पुष्पसज्जा के 4 प्रकार हुए, कौन कौन से? एक रिक्का, सोका, मोरिबाना, नाजीरे, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा? इकेबाना। उसके बाद हम देखते हैं टोकोनामा। टोकोनामा क्या होता है? जापान में जो मंदिर का घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? जापान में मंदिर के घर को क्या बोलते हैं? हम टोकोनामा के नाम से जानते हैं। तो ये रिक्का, सोका, मोरिबाना, नाजीरे और इकेबाना और टोकोनामा हमने इतना पढ़ा। उसके बाद अब हम देखते हैं क्या, ये हो गया। अब हम देखते हैं सिटू सज्जा। सिटू सज्जा मतलब क्या होता है कि यहाँ इसमें अलग से हम फ्लावर पार्ट, कहीं सजावट करनी होती है तो हम अलग से फ्लावर पार्ट लेके नहीं सजाते हैं, वहीं पर फ्लावर पार्ट ऐसे बनाते हैं और सारे फूल वहीं पर लाके ऐसे से खोज देते हैं। कभी आप देखते होंगे किसी शादी विवाह पे तो आप देखते होंगे कि वहीं पर इस तरीके से फ्लावर पार्ट, मतलब ऐसे फ्लावर पार्ट बना के और वहीं पर सारे फ्लावर सजा दिए जाते हैं। और इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं? सिटू सज्जा। मतलब किसी भी स्थान में परिवर्तन ना होना, सेम वहीं पर उसी स्थान पे सजा देना, सिटू सज्जा। इसके पहले क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आ चुका है सिटू सज्जा। अब हम देखेंगे आधुनिक पुष्प सज्जा। आधुनिक पुष्प सज्जा को कितने भागों में बांटते हैं ये देखते हैं। आधुनिक पुष्प सज्जा, ये क्या होते हैं? ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। पहला क्या है? रेखीय, समूह और लघु। चौथा क्या है? मिश्रित, ठीक। रेखीय, समूह और लघु, मिश्रित। इसमें क्या देखते हैं? इसमें ये रेखीय क्या है? ये पूर्वी पश्चिमी का मिला जुला रूप है, पूर्वी पश्चिमी का मिला जुला रूप होता है, रूप। इसमें क्या होता है कि हम रेखाओं पर बल देते हैं, जैसा कि नाम में ही है रेखीय पुष्प सज्जा, तो इसमें रेखाओं पर बल दिया जाता है, यानी रेखाओं पर बल दिया जाता है या रेखाओं के द्वारा आकार दिया जाता है, रेखाओं पर बल दिया जाता है। या रेखाओं को एक आकार दिया जाता है। और यह क्या है? कम समय में की जाने वाली पुष्प सज्जा है, कम समय में की जाने वाली पुष्प सज्जा, की जाने वाली और ये क्या है? समूह पुष्प सज्जा। इसे हम क्या कहते हैं? गुलदस्ता पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं, गुलदस्ता पुष्प सज्जा। यहाँ पर क्या होता है कि रेखाओं पर बल न देकर हम किस पर बल देते हैं? रेखाओं पर बल न देकर किस पर बल दिया जाता है? फूलों पर बल दिया जाता है। रेखाओं पर बल न देकर किस पे बल देते हैं हम? फूलों पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। और इसमें जो फूल होते हैं उसके रंग को और सजावट को महत्व दिया जाता है। फूल के रंग और सजावट को महत्व दिया जाता है। ये फूल क्या होते हैं? ये फूल खिले हुए होते हैं या अर्ध खिला हुआ फूल होता है? खिले हुए फूल, खिले हुए फूल या अर्ध खिला हुआ फूल, अर्ध खिला हुआ फूल। और हमने रेखीय पुष्प सज्जा में हमने क्या देखा कि ये पूर्वी पश्चिमी का मिला जुला रूप होता है, रेखाओं पर बल दिया जाता है यहाँ पर। और समूह पुष्प सज्जा में इसे क्या कहते हैं? गुलदस्ता पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। इसमें रेखाओं पर बल न देकर हम किस पे बल देते हैं? फूलों पर। और किस पे बल देते हैं? फूलों पर और फूलों के रंग पे। और यह जो इसमें फूल होते हैं वह क्या होते हैं कि फूलों के जो रंग होते हैं और फूलों के जो फूल होते हैं वह गुच्छे के रूप में होते हैं
और क्या होता है कि वह खिले हुए होते हैं या अर्ध खिला हुआ फूल होता है। अब लघु पुष्प सज्जा के देखेंगे कि इसमें जो होते हैं छोटे पात्र का यूज़ होता है, छोटे पात्र का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि 4.5 या 5.5 इंच की लंबाई होती है। जो 5 पात्र होता है यह 4.5 या 5.5 जो होता है ये 4.5 या 5.5 इंच की जो होती है, इसमें ये लंबाई होती है। इसे किसी छोटी कटोरी या गिलास में सजाया जाता है। इसे छोटी कटोरी या गिलास में सजाया जाता है। अब देखेंगे लघु पुष्प सज्जा क्या होती है। इसमें छोटे पात्र का यूज़ किया जाता है और जो पात्र होता है वह 4.5 या 5.5 इंच का होना चाहिए और इसे छोटी कटोरी या गिलास में सजाते हैं। और मिश्रित पुष्प सज्जा इसे क्या कहते हैं, अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। किसे? अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। यह मिली हुई अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। किससे? अमेरिकन शैली की। मिश्रित जो होती है यह क्या मिली जुली शैली का यूज़ किया जाता है। इसमें मिली जुली शैली का यूज़ करते हैं, जुली शैली का यूज़ किया। जैसा कि हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि परंपरागत शैली हो गई और जापानी पुष्प सज्जा हो गई, तो ये कई शैलियों को मिलाकर इसमें मिला जुलाकर ऐसी शैली का यूज़ किया जाता है। इसमें रंग रेखा पर बल दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, रंग और रेखा पर बल दिया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने 4 प्रकार की पुष्प सज्जा पढ़ी। आधुनिक पुष्प सज्जा के अंतर्गत 4 आते हैं, जापानी के अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन से? रिक्का, सोका, मोरिबाना, नाजीरे। और आधुनिक पुष्प सज्जा के अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन से? रेखीय, समूह, लघु, मिश्रित। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरे लंबी टहनी किस चीज़ को प्रदर्शित करती है, तो उन लोगों का मानना था कि जो लंबी टहनी होती है वह हमारी बात को, हमारी भावनाओं को सीधे ईश्वर तक पहुंचाती है, सीधे ईश्वर तक, मतलब हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को पहुंचाती है। इसीलिए वो लोग लंबी टहनी का यूज़ करते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिक्का जो होते हैं, लंबे पात्र का यूज़ किस में किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि रिक्का में लंबे पात्र का यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए छोटे पात्र का यूज़ किस में करते हैं, छोटे फूल का यूज़ किस में किया जाता है, तो आप बताएंगे कि सोका में छोटे पात्र का और छोटे फूल का यूज़ किया जाता है। अगर पूछेंगे, आप लोगों से पूछा जाए कि सिन जो है किसको प्रदर्शित करता है, तो क्या बताएंगे? सिन जो होता है वह स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। किसे? स्वर्ग को। अगर सो पूछा जाए, सो किसको प्रदर्शित करता है, तो किसे बताया जाएगा? सो किसको प्रदर्शित करता है? वह मनुष्य को प्रदर्शित करता है। और हाइकू किसको प्रदर्शित करता है? वह किसको प्रदर्शित करता है? हाइकी वह पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब हम लोगों ने ये 4 आधुनिक पुष्प सज्जा के बारे में, 4 प्रकार की पुष्प सज्जा हुई, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं। हमने पूछा, अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि किस पुष्प सज्जा में स्थान परिवर्तन नहीं होता है, मतलब फ्लावर का स्थानांतरण नहीं होता है, वह उसी स्थान पर उसे सजा दिया जाता है, तो ये कौन सी पुष्प सज्जा हुई, इसके बारे में आप लोग बताइए। कौन सी पुष्प सज्जा इसको कहेंगे? इसको क्या कहेंगे कि सिटू पुष्प सज्जा। कौन सी पुष्प सज्जा? सिटू पुष्प सज्जा। फिर हम देखते हैं कि फेडरल पुष्प सज्जा। फेडरल पुष्प सज्जा क्या होती है? फेडरल पुष्प सज्जा, इसमें क्या होता है, यह कैसी शैली होती है? यह विदेशी शैली होती है। कैसी? विदेशी शैली होती है। विदेशी शैली होती, और इसमें क्या होता है कि हत्थे लगे फूलदान का यूज़ करते हैं। हत्थे लगे
फूलदान का यूज़ किया जाता है। और क्या देखेंगे कि इसमें जो हत्थे लगे होते हैं वह दोनों साइड से लगे होते हैं, दोनों साइड से हत्थे लगे होते हैं। और जो होता है पात्र जो होता है वह कैसा होता है, प्याले नुमा होता है, प्याले नुमा पात्र का यूज किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या होता है, विदेशी शैली होती है, इसमें जो होते हैं हत्थे लगे फूलदान का यूज़ किया जाता है और दोनों साइड से क्या होते हैं, हत्थे लगे होते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। ये देखिए हमने बताया है कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरी जो आर्ट है वो काफ़ी अच्छी है। कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है इस तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या है, फेडरल पुष्पसज्जा के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि मेन इसमें हमने क्या देखा कि फेडरल पुष्पसज्जा में ये हमने देखा हत्थे लगे फूलदान। ठीक, अब हम देखेंगे फेडरल पुष्पसज्जा, ये हमने देखा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कोलेनियम। क्या देखेंगे, कोलेनियम। अब ये कोलेनियम क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह विदेशी शैली की पुष्पसज्जा है, विदेशी शैली की पुष्प सज्जा है। और कब हुई थी, यह 18वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा है, 18वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा। और इसके जो पात्र होते हैं, इसमें क्या होता है, पात्र पर ज़्यादा, मतलब जो पात्र होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और पात्र को महत्व दिया जाता था। इस पुष्प सज्जा में पात्र को महत्व दिया जाता था, पात्र को महत्व मतलब प्राथमिकता दी जाती थी। और इसमें क्या होता है, पात्र जो होते हैं, देखिए यही इसी से पता चलता है कि ये लोग जो होता है कि जो पात्र का यूज़ करते थे वो बहुत सोच समझ कर करते थे। क्यों, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ताज़ा फूल रखने के लिए, फूल को ज़्यादा दिन ताज़ा रखने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक उसमें होगा कि उसमें ये जो पानी में होता है वो मतलब प्याले में चांदी का सिक्का डाल देते हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि चांदी का पात्र ही यूज़ करते थे। पात्र जो होता है चांदी का या पोर्सलीन धातु का यूज़ करते। पोर्सलीन धातु की होती है। ठीक, अब हम देखेंगे, ये पहले हम लोग एक बार देख लेंगे फेडरल पुष्प सज्जा में क्या हुआ। इसमें हत्थे लगे फूलदान का यूज़ करते हैं कि जिसमें दोनों जो और प्याले नुमा पात्र होता है उसमें दोनों साइड से हत्थे लगे होते हैं, इसमें ऐसे पकड़ने के लिए होता है। और कोलिनियम क्या होता है, ये विदेशी शैली की पुष्प सज्जा है, 18वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा इसे कहते हैं। और इसमें क्या है, पात्र को प्राथमिकता दी जाती थी या पात्र को महत्व दिया जाता था। ये लोग बहुत सोच समझ के ये इस पात्र को महत्व देते थे। ऐसा क्यों, इसके आगे भी बताए हैं कि आपको डिटेल में बताएंगे। कोलेनियम जो होता है, ये पात्र जो होती है, उसका जो पात्र किसका होता था, चांदी का या पोर्सलीन धातु का होता था, धातु की बनी होती है। अब हम अमेरिकन शैली के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकन शैली में हमने क्या देखा कि इसमें भी जो होते हैं तांबे का पात्र, तांबे का पात्र। और क्या देखेंगे कि हल्के रंग के फूल और लंबी टहनी का प्रयोग किया जाता है। लंबी टहनी का प्रयोग
किया। और क्या जो ये फूल होते थे, ये जो टहनियाँ होती थी, वह टहनियाँ जो होती हैं वह लंबी होती हैं, और फूल भी जो होते हैं फूल बड़े होते हैं। तो हम लोगों ने क्या कौन कौन सी पुष्पसज्जा पढ़ी? एक सिटू पुष्पसज्जा पढ़ी, उसके बारे में हमने क्या देखा कि जिसके स्थान में परिवर्तन ना किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? फ्रेडरल पुष्पसज्जा, जिसमें क्या होते हैं कि हत्थे लगे फूलदान का यूज़ किया जाता है, और इसके जो पात्र होते हैं वह प्यालेनुमा होते हैं। और हमने कोलिनियम में पढ़ा कि ये विदेशी शैली की पुष्पसज्जा है, इसे 18वीं शताब्दी की पुष्पसज्जा कहते हैं। और इसमें क्या होता है? पात्र को महत्व दिया जाता था। पात्र किसके बने होते थे, किसके बने होते हैं? यह किसके? पोर्सलिन और चांदी के बने होते हैं। ऐसे पात्र का यूज़ किया जाता है। और अमेरिकन शैली जो होती है, इसमें भी तांबे का पात्र यूज़ होता है। और क्या होता है कि लंबी टहनी और बड़े फूल का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है कि हम देखेंगे कि म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग ये क्या है कि म्यूरल पेंटिंग है। म्यूरल पेंटिंग की उत्पत्ति, ये म्यूरल की उत्पत्ति किससे हुई है? म्यूरस से हुई है। किससे? म्यूरस से हुई है। म्यूरल की उत्पत्ति किससे हुई है? म्यूरस से हुई है। इसका तात्पर्य ये क्या है? यह लैटिन भाषा है। यह एक म्यूरस क्या है? एक लैटिन भाषा है। और ये म्यूरस का अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ है दीवारों पर डिजाइन बनाना। इसका अर्थ क्या है? दीवारों पर डिजाइन बनाना। तो हमने क्या देखा कि म्यूरल पेंटिंग क्या है? म्यूरल की उत्पत्ति किससे हुई है? म्यूरस से हुई है। और यह एक लैटिन भाषा है। और क्या इसका अर्थ क्या होता है म्यूरस का? कि दीवारों पर डिजाइन बनाना। अब तो आप हर घरों में आप देख रहे होंगे, इस टाइम जो घर बन रहे हैं उसमें क्या होता है कि दीवारों पर वो लोग डिज़ाइन बनाते हैं। ये एक नया ट्रेंड चल रहा है इस टाइम। तो दीवारों पर डिज़ाइन बनाना एक म्यूरल पेंटिंग के अंतर्गत आता है। ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? राजस्थान के, वर्तमान में ये राजस्थान के उत्तरी भाग शेखावटी में बनाई जाती है। शेखावटी में क्या है? यह बनाई जाती है। राजस्थान के उत्तरी भाग शेखावटी में बनाई जाती है। इसके दो पार्ट होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। कौन सा होता है? एक फ्रेस्को ब्रूनो होता है, और दूसरा क्या होता है? फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को ब्रूनो में क्या होता है कि फ्रेस्को ब्रूनो में क्या होती है कि गीली दीवार पर जो डिज़ाइन बनाई। फ्रेस्को का अर्थ क्या होता है कि सीमेंट की जो दीवार होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रेस्को। और ब्रूनो का अर्थ क्या हुआ कि गीली दीवार पर, मतलब गीला। तो गीली दीवार पर जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? फ्रेस्को ब्रूनो। और फ्रेस्को सेको क्या होता है? जो सूखी दीवार पर डिज़ाइन बनाई जाती है उसको फ्रेस्को सेको बोलते हैं। अभी हम डिटेल में आपको बताते हैं इसको। तो इतना आप लोग समझिए पहले कि म्यूरल पेंटिंग क्या हुई, इसका अर्थ क्या हुआ? म्यूरस क्या हुआ? म्यूरल किससे बना है? म्यूरस से बना है। और म्यूरस कैसा शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या हुआ? दीवारों पर क्या बनाना? डिजाइन बनाना। और यह कहाँ से इसका यह वर्तमान में राजस्थान के उत्तरी भाग शेखावटी में बनाई जाती है। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब ये वर्तमान में राजस्थान के उत्तरी भाग शेखावटी में बनी है। पहले इसका साक्ष्य वहीं मिला। अब इस वर्तमान में देखेंगे। अब हम इसको क्या देखेंगे कि तो इसका साक्ष्य जो म्यूरल पेंटिंग है ये देखेंगे। पहले भी आप देखिए गुफा में और जगह जगहों पे आप देखेंगे पहले से ही कि दीवार पर जो होती थी पहले डिज़ाइन बनी रहती थी। इसका साक्ष्य जो है ऐसा नहीं कि वर्तमान में हो रहा है, पहले प्राचीन में भी इसके साक्ष्य मिले हैं कि दीवारों पर ही डिज़ाइन बनाई जाती थी। और इसकी दो विधियां हैं। किसकी? म्यूरल की दो विधियां हैं। म्यूरल पेंटिंग की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं? दो विधियां हैं। एक पहला क्या है कि फ्रेस्को ब्रूनो, और दूसरा क्या है? फ्रेस्को
सेको। ये क्या है? यह इटली से, कहाँ से? इटली से बनाया गया है। यह इटली से अपनाया गया है, इटली से अपनाया गया। और फ्रेस्को का अर्थ क्या हुआ? फ्रेस्को का अर्थ क्या है? फ्रेस्को का अर्थ क्या हुआ कि प्लास्टर की गई दीवार, प्लास्टर की गई दीवार। और इसका, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रेस्को। और ब्रूनो का अर्थ क्या हुआ? ये फ्रेस्को का अर्थ हो गया। और ब्रूनो का अर्थ क्या हुआ? कि गीली दीवार, यानी अर्थात सीमेंट की गीली दीवार पर चित्र बनाना। और इसमें क्या है? राहोली चूने का यूज़ किया जाता है, राहोली चूने। ठीक, अब हम लोग एक बार फिर इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फ्रेस्को, ब्रूनो। फ्रेस्को का अर्थ क्या हुआ कि सीमेंट की दीवार, सीमेंट की बनी हुई दीवार। क्या हो गया? सीमेंट की जो प्लास्टर की गई दीवार। इसका क्या अर्थ हुआ? कि प्लास्टर की गई दीवार, फ्रेस्को का अर्थ हुआ। और ब्रूनो का अर्थ क्या हुआ? कि ब्रूनो का अर्थ होता है कि गीली दीवार। फिर अर्थात कि प्लास्टर की जो गीली दीवार होती है उसी पर पेंटिंग कर देना क्या कहलाता है? फ्रेस्को ब्रूनो कहलाता है। उसी पर पेंटिंग कर देना फ्रेस्को ब्रूनो कहलाता है। और इसमें कौन से चूने का यूज़ होता है? राहोली चूने का यूज़ किया जाता है। अब फ्रेस्को सेको देखेंगे। फ्रेस्को का अर्थ होता है कि प्लास्टर की गई दीवार, जैसा कि आपने इसके पहले देखा। फ्रेस्को का अर्थ होता है प्लास्टर की गई दीवार। और सेको का अर्थ क्या होता है? सेको का अर्थ सूखी दीवार, सूखी दीवार। जहाँ तक आप लोगों को म्यूरल पेंटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि म्यूरल पेंटिंग का अर्थ क्या होता है कि दीवार पर ही डिजाइन बनाना। और ये कहाँ से लिया गया है? यह वर्तमान में यह कहाँ से? राजस्थान के शेखावटी राज्य से यह लिया गया है। कहाँ से? शेखावटी में, राजस्थान के उत्तरी भाग शेखावटी से यह अपनाया गया है। और इसका प्राचीन में भी, इस पेंटिंग की ऐसी नहीं है कि यह वर्तमान में पेंटिंग की जा रही है। इसका साक्ष्य प्राचीन में भी मिलता है। आप प्राचीन में आप देखेंगे कि गुफा में और जो पुरानी दीवारें होती हैं उस पर पहले से ही, जो प्राचीन दीवारें होती हैं आप देखेंगे कि उस पर भी पहले से ही दीवारों पर पेंटिंग की हुई होती है। तो इसकी क्या दो विधियां हैं, कौन कौन सी? फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को का अर्थ क्या होता है? यह कहाँ से लिया गया है? इटली से लिया गया है। फ्रेस्को का अर्थ क्या हुआ? फ्रेस्को का अर्थ होता है कि प्लास्टर की गई दीवार। फ्रेस्को का अर्थ हुआ प्लास्टर की गई दीवार। ब्रूनो का अर्थ हुआ गीली दीवार। और सेको का अर्थ हुआ सूखी दीवार। अगर आप लोग मान लीजिए इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं। सेको यानी सूखी, सा से इसको आप जोड़ देंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें गीली दीवार है कि इसमें गीली दीवार है, इसमें सूखी दीवार है किसमें। तो इसको देखेंगे सेको यानी कोई भी चीज़ सेकते हैं तो वो सूख जाती है। इस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्या है? फ्रेस्को मतलब प्लास्टर की गई दीवार। और सेको का अर्थ होता है सूखी दीवार। तो प्लास्टर की गई जो सूखी दीवार होती है उस पर डिजाइन बनाना क्या होता है? फ्रेस्को सेको होता है। और फ्रेस्को ब्रूनो क्या होता है? जो प्लास्टर की गई दीवार होती है उस पर, जो प्लास्टर की गई जो दीवार है लेकिन वह गीली दीवार है, उस पर डिजाइन बनाना वो क्या कहलाता है? फ्रेस्को ब्रूनो कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे, ये हो गई। और अब देखेंगे डिजिटल भित्ति चित्रण। क्या देखेंगे? डिजिटल भित्ति चित्रण। डिजिटल भित्ति चित्रण।
ये क्या होता है, जो रेडीमेड चित्रण होता है, जो कंप्यूटर की बनी हुई चित्रण होती है, मतलब जो कंप्यूटर की बनी हुई डिज़ाइन होती है उसको रेडीमेड खरीद के लाकर दीवार पर लगा देना, वही क्या कहलाता है कि डिजिटल भित्ति चित्रण। क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा चित्रण। यह वर्तमान समय में क्या होता है, ये ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। यह कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटराइज्ड होता है और इसे खरीद कर ले आते हैं, दीवार पर लगा देते हैं। डिज़ाइन जो भी अनेक प्रकार की डिज़ाइनें होती हैं इसको दीवार पर लगा देते हैं, तो यह क्या हो गया, डिजिटल भित्ति चित्रण हो गया। अब हम लोग देखेंगे फेंग शुई। ये अभी मतलब ये सजावट के अंतर्गत नहीं, लेकिन हाँ ये भी क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, तो इसका अर्थ अब हम लोग एक बार इसके बारे में जानेंगे कि फेंग शुई क्या होता है। फेंग शुई का अर्थ होता है हवा पानी, यानी फेंग शुई जो होती है यह वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई है। इन लोगों की यह चीन से ली गई है। इन लोगों की मान्यता होती है कि इसको जहाँ पर हम रखेंगे वहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब में मतलब सजीवता आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। ये क्या हो गया, फेंग शुई हो गई। और एक नज़र में हम लोग देखेंगे कि यिन यांग, क्या देखेंगे, यिन यांग। यह क्या है, ये एक प्रकार की धारणा है। क्या है, एक प्रकार की धारणा है। हमने फेंग शुई में क्या बताया कि इसका अर्थ होता है चीनी हवा पानी। इसका अर्थ क्या हुआ फेंग शुई का, हवा पानी, और ये चीनी पद्धति से ली गई है। इन लोगों का मानना है कि यह जहाँ पर फेंग शुई रहती है वहाँ पर क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, सब कुछ एकदम अच्छा होता है। और फेंग शुई का इसमें यिन यांग का क्या है, यह एक धारणा है जो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है कि हमारे जीवन में मतलब अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। इसका अर्थ हुआ, क्या हुआ कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा भी नहीं हो सकता और सब कुछ बुरा भी नहीं हो सकता। और यिन यांग क्या है, यह एक प्रकार की धारणा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है, बहाव की दिशा के आधार पर। क्या है, बहाव की दिशा के आधार पर, दिशा आधार पर। तो ये हमने देखा बहाव की दिशा के आधार पर क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। एक लंबवत होती है, लंबवत, और दूसरा क्या है कि तिरछी तथा उथले पात्र होते हैं। इसमें इस सजावट में क्या होते हैं, तिरछी तथा उथले पात्र का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि लंबवत यानी लंबे पात्र का यूज़ करते हैं, लंबे पात्र का यूज़ किया जाता है। और इसमें मुख्य क्या होती है, जो टहनी जो होती है लंबी वह तिरछी होगी। तो लंबवत में देखेंगे कि इसमें लंबे पात्र का यूज़ किया जाता है, टहनी जो होती है वह लंबी तथा तिरछी होगी। अब हम देखेंगे लटकती हुई पुष्पसज्जा। इसमें लटकती हुई इसमें क्या होगा कि लंबे व उथले, इसमें चौड़े तथा उथले पात्र का, इसमें क्या होता है, लटकती हुई पुष्प सज्जा, चौड़े तथा उथले पात्र का यूज़ करेंगे। ठीक, आप देखे होंगे कि ये इस तरीके से होती है और इसमें इस तरीके से लटकती हुई सजावट की जाती है। और ये क्या होता है, इसकी सजावट ये नीचे ज़मीन पे नहीं रखी जाती। इसे आप देखेंगे घरों में ऊपर जो होता है वह लटका या टांग दिया जाता है। और अब देखेंगे तैरती हुई पुष्प सज्जा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें छोटी टहनी तथा छोटे छोटे फूलों का यूज़ करते हैं। इसमें प्लेट, कटोरी, इस सब चीज़ों में क्या करते हैं, पानी डालकर उसमें फ्लावर को तैरा दिया जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे बहाव की दिशा के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, लंबवत, तिरछी, लटकती, तैरती हुई पुष्पसज्जा। लंबवत में क्या हमने देखा कि लंबे पात्र का यूज़ किया जाता है और टहनी जो होती है वह लंबी व तिरछी होती है। और तिरछी जो पुष्पसज्जा होती है इसमें उथले पात्र का यूज़ करते हैं। लटकती हुई पुष्पसज्जा में चौड़े और उथले पात्र का यूज़ करते हैं। ये जो फ्लावर पॉट होते हैं
हैं ये क्या किए जाते हैं, नीचे ज़मीन पे नहीं रखे जाते, इसे ऊपर कहीं आप देखेंगे घरों में टांग दिए जाते हैं। तो ये इसको इस तरीके से बने होते हैं और इसमें इस तरीके से फ्लावर जो होती है, जो टहनियाँ होती हैं इस तरीके से लटकती हुई रहती हैं। और तैरती हुई पुष्पसज्जा में क्या करेंगे, ये कटोरी और गिलास जैसे प्लेट वगैरह गिलास में पानी भरकर उसमें फ्लावर को डाल दिया जाता है। यही क्या हुई, तैरती हुई पुष्पसज्जा हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, बहाव की दिशा के आधार पर आधुनिक जो पुष्पसज्जा होती है वो भी 4 प्रकार की होती है। जापानी पुष्पसज्जा के बारे में हम लोगों ने देखा 4 हुई, कौन सी, रिक्का शोका मोरिबाना नाजीरे। और हम लोगों ने देखा कि कौन सी सिट्टू सज्जा क्या होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई प्रकार की पुष्पसज्जा के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे कि पुष्प को ज़्यादा दिन तक, जो फूल होते हैं उनको ज़्यादा दिन तक ताज़ा रखने के लिए हम क्या करेंगे। फूलों को क्या देखेंगे कि फूलों को ताज़ा बनाने के लिए उपाय, फूलों को ज़्यादा दिन तक ताज़ा बनाने के लिए, दिन तक ताज़ा बनाने के लिए उपाय। अब ये देखेंगे इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, नमक डाल देते हैं। पानी में जो जिसमें फ्लावर होता है और अगर उसको बहुत दिन तक हमको ताज़ा रखना है तो पानी में क्या करेंगे, पानी में नमक डाल देंगे तो फूल जो है वह काफ़ी दिन तक ताज़ा रहेगा। उसमें क्या करेंगे कि एल्कोहल का यूज़ करेंगे। पानी में जो होता है कुछ बूंद एल्कोहल की डालेंगे, एल्कोहल की कुछ बूंद। और क्या यूज़ करेंगे, बोरिक एसिड का भी यूज़ करते हैं, बोरिक एसिड का भी यूज़ करेंगे। और इसमें क्या होता है, हम लोग अगर ज़्यादा दिन तक फूल को ताज़ा रखना है तो क्या करेंगे कि अर्ध खिला हुआ फूल लेंगे, अर्ध खिला हुआ फूल लेंगे। और क्या करेंगे, जो पात्र है वह, जो पात्र में चांदी का सिक्का डाल देंगे। क्या करेंगे, तांबे के पात्र में चांदी का सिक्का ही डाल देंगे, चांदी का सिक्का डाल देंगे। और परमैंगनेट ऑफ पोटाश का यूज़ करेंगे। पोटाश का यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने देखा फूलों को ज़्यादा दिन तक ताज़ा रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पानी में क्या करेंगे, पानी में नमक डाल देंगे, पानी में एल्कोहल की कुछ बूंद डाल देंगे, फिर उसमें बोरिक एसिड डालेंगे, या तो अर्ध खिला हुआ फूल का यूज़ करेंगे कि जिससे जब हमने अर्ध खिला हुआ फूल तोड़ लिया तो वो 1 दिन में 2 दिन में खिलेगा, तो ये भी ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेगा। तांबे के पात्र में चांदी का सिक्का डालेंगे और परमैंगनेट ऑफ पोटाश का यूज़ किया जाएगा। और अब हम देखेंगे ये एक चीज़ इसके बारे में जानते हैं कि फूलों को कब तोड़ना चाहिए। फूलों को कब तोड़ेंगे, फूल को कभी भी दोपहर में नहीं तोड़ना चाहिए। कब नहीं तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, दोपहर में। फूल को दोपहर में नहीं तोड़ना चाहिए। तो फूल को कब तोड़ेंगे, कि सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के बाद। फूल को कब तोड़ेंगे, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के बाद। और जब भी हम फूल को काटते हैं, फूल की डाल को काटते हैं, जब भी फूल की डाल को काटेंगे तो फूल की डाल को हमेशा कैसे काटेंगे, हमेशा तिरछा काटना चाहिए, हमेशा तिरछा काटना चाहिए। तो हमने देखा फूल को ज़्यादा दिन तक ताज़ा रखने के इसके क्या उपाय होते हैं, और फूल को कब नहीं तोड़ना चाहिए, दोपहर में नहीं तोड़ना चाहिए, और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के बाद जो होता है फूल को तोड़ना चाहिए। फूल की डाल को हमेशा क्या करना चाहिए, तिरछा, इस शेप में, ऐसे है ये,
इस शेप में ऐसे ही काटना चाहिए। अब हम देखेंगे पुष्प सज्जा के नियम कि घर की सजावट जब हम करते हैं तो इसके क्या नियम होने चाहिए, कैसे किस तरीके से सजावट की जाती है, की जानी चाहिए। पुष्प सज्जा के नियम कौन कौन से नियम हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पुष्प सज्जा के नियम क्या होते हैं। इसमें जो विशिष्ट फूल होते हैं वह बिल्कुल उसको अकेले रखना चाहिए। विशिष्ट फूल को अकेले सजाना, अकेले सजाना। और क्या है कि जो बड़ा फूल होता है, बड़ा फूल जो होता है, और बड़ा फूल भारी फूल ये केंद्र में होना चाहिए। भारी फूल केंद्र में रखेंगे। तो हमने देखा कि विशिष्ट फूल को क्या करना चाहिए, जो अच्छे फूल होते हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करना है, उस फूल को हम क्या करेंगे, हमेशा केंद्र में बीच में ऐसे स्थान पे रखेंगे जैसे घर में जाते समय उसका या कहीं प्रवेश कर रहे हैं तो पूरा फोकस पहले उसी पे पड़े। तो विशिष्ट फूल को क्या करेंगे, ऐसी जगह रखेंगे। अभी हम कोई अच्छा फूल है, बड़ा फूल है, उसको हम कहीं कॉर्नर में रख दें या तो ऐसी जगह रख दें कि वो जाने पर तुरंत ना दिखे। तो क्या है कि उस पर सबका ध्यान, मतलब कोई चीज़ है कि अगर उस पर आपकी नज़र पहले जाती है, जैसे आप कपड़े पसंद करते होंगे तो आप देखते होंगे जिस पे आपकी नज़र पहले जाती है, जो आपको पहली नज़र में पसंद आ गया वही आप कहते हैं नहीं ये अच्छा है। तो केंद्र में जो भी चीज़ आप रखिए, केंद्र में ऐसा फूल रखिए जो आपको बहुत अच्छी लगे, जो बड़ा हो और जैसे वो ज़्यादा देखने में अच्छा लगे। तो केंद्र में ऐसे फूल को रखेंगे कि जो बड़े हो, जिसको अच्छा दिखाना है, जो विशिष्ट फूल होंगे उनको हम केंद्र में रखेंगे। और बड़ा और भारी फूल को हमेशा केंद्र में रखेंगे। और विशिष्ट फूल को क्या करेंगे, हमेशा कोई अच्छा चीज़ है उसको क्या करेंगे, कई फूल के बीच में सजा देंगे। तो उसकी जो होती है रोचकता जो होती है, जो उसका सुंदर होगा, वो जिस तरीके से लगेगा वो होता है, वो उसको कम कर देगा। मतलब कई फूल जो होते हैं वो मुरझाए हुए होते हैं, तो अगर वहाँ पर एक फूल भी खिला होगा तो वो उसको दबा देगा। और वही अगर विशिष्ट फूल बहुत बड़ा फूल है और उसको अकेले आप रखेंगे तो वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखेंगे जब भी फूल का प्रयोग करिए तो 3 से 4 प्रकार का फूल का प्रयोग किया जाना चाहिए। कितने, 3 से 4 या 2 से 4 प्रकार का फूल का यूज़ किया जाना चाहिए। सजावट में कितने प्रकार का, इस तरीके से। और आप जैसे आप फ्लावर पॉट लगाए हुए हैं उसमें कई प्रकार के फूल आप लगा दीजिए, तो क्या है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जब भी आप यूज़ करिए तो 3 से 5 प्रकार के या 2 से 4 ही प्रकार के उसमें फूल का यूज़ किया जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए, टहनी जो होती है वह उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। टहनी उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। पात्र अगर 5 फीट का है, तो फूल जो होती है वह कितने फीट की होनी चाहिए, फूल 3 फीट का होना चाहिए। पात्र अगर 5 फीट का है तो टहनी जो होती है या फूल जो होती है वह 3 फीट की होनी चाहिए जिससे कि इस तरीके से देखेंगे। ये जो होता है यह अगर 5 फीट का है, ठीक, तो ये जो होता है ये 3 फीट का होना चाहिए। कितनी फीट का, 3 फीट का। जो अंदर इसके अंदर जो गया हुआ है इससे मतलब नहीं है, ये जो बाहर निकला हुआ है यह कितना होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। और क्या है कि हमने क्या देखा कि टहनी जो होता है वह उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। अब जैसे जो फ्लावर लगे हुए हैं यहाँ पर जो अंदर है ये एकदम उलझे हुए, इस तरीके से उलझे हुए हों, तो इस तरीके से वह नहीं होना चाहिए। तो
हमने पुष्प सज्जा में इतने तरीके के नियम पढ़े कि पुष्प सज्जा को हम लोग कैसे कैसे सजावट की जानी चाहिए जिससे वह देखने में अच्छा लगे। अगर सजावट का ज्ञान ही नहीं होगा कि हम सजावट किस तरीके से करें तो वह देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर सजावट करिए तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि फूल जो विशिष्ट फूल होते हैं उनको अकेले में रखना चाहिए, बड़े फूल को उसको हमेशा केंद्र में रखना चाहिए। और क्या होती है, टहनी जो होती है वह उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। पात्र जो होते हैं अगर 5 फीट के हैं तो जो उसके फूल हैं वह कितने फीट के होने चाहिए, 3 फीट के होने चाहिए। और भी इस तरीके से इसके नियम हैं। और फूल तोड़ने के, फूल को कब तोड़ना चाहिए, दोपहर में फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। कब, सूर्योदय के समय या तोड़ना चाहिए या तो सूर्यास्त के बाद तोड़ना चाहिए फूल को। और हमने क्या देखा कि फूल को कैसे काटें, फूल को हमेशा इस शेप में काटना चाहिए, तिरछे शेप में ऐसे काटना चाहिए। और हमने पुष्प सज्जा के बारे में इस तरीके से देखा। पुष्प को ताज़ा रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तांबे के पात्र में चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पानी में जो होता है नमक डाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बोरिक एसिड डाल सकते हैं, परमैंगनेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं। और क्या, पानी में कुछ बूंद जो होती है वह किसकी डालनी चाहिए, एल्कोहल की डाल सकते हैं। और क्या हमने देखा कि जो फूल होते हैं वह अगर हम अर्ध खिला हुआ फूल लेंगे, आधा खिला हुआ फूल लेंगे तो उसको हम काफ़ी दिन तक उसको ताज़ा रख पाएंगे। तो हमने इस तरीके से पुष्प सज्जा के क्या देखे कि किस तरीके से उसको हम ज़्यादा दिन तक ताज़ा रख सकते हैं, किस तरीके से हम फूल को हमें काटना चाहिए, कब हमें फूल को तोड़ना चाहिए, और किस तरीके से पुष्प सज्जा का सजावट की जानी चाहिए जिससे देखने में वो घर अच्छा लगे। अगर आपको सजावट का ही ज्ञान नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, अच्छे दीवार है और उस पर खूब ला के, अभी जैसे ये दीवार है, आप देख लीजिए ये दीवार है, और इस पर क्या करेंगे आप, खूब फूल इस तरीके से, भारी फूल ऐसे ऐसे इस तरीके से बना देंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर क्या है, पूरी भरी हुई दीवार बना दीजिए, तो ये क्या है, देखने में अच्छी नहीं लगेगी। सजावट भी अभी बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो वो आँख में क्या होती है, चुभती है। ऐसा सजावट हो कि जो देखने में अच्छा लगे, जो हमारी आँखों को ना चुभे। अब अगर रोशनी है, अभी आप देखिए, आप कहीं बाहर जा रहे हैं और एकाएक कहीं 4 व्हीलर आ रही है, बाइक आ रही है, उसकी रोशनी सीधे आपकी आँखों पर पड़ती है तो क्या है, वो आपकी आँखों को चुभेगी, आपकी आंखों को क्या है, वो चुभेगी। वही रोशनी अगर एक लिमिट में है, एक अनुपात में, एक सही तरीके से है तो वही रोशनी आंखों को अच्छी लगती है। तो अगर सजावट वही है, वही बुके है कि आप 1-2 बुके रख दीजिए, 2-4 बुके रख दीजिए, घर में सजा दीजिए तो वही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर पूरे ढेर सारे बुके यहाँ इस तरीके से पोस्टर लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा पोस्टर लगा दीजिए, और वो तो क्या है, वही चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी। कोई चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन किसी चीज़ की अधिकता हो जाए, बहुत ज़्यादा सिर्फ वही दिखने लगे तो वो क्या है, वहीं पर वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो इसी तरीके से हमें सजावट के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और हमने इस तरीके से जापानी पुष्प सज्जा के बारे में पढ़ा और आधुनिक पुष्प सज्जा के बारे में पढ़ा, और क्या देखा कि बहाव की दिशा के आधार पर पढ़ा। तीनों के क्या थे, 4 प्रकार थे। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। जापानी पुष्प सज्जा के बारे में क्या थे, रिक्का, सुक्का, मोरिबाना, नाजीरे थे। और आधुनिक क्या थे, रेखीय, समूह, लघु, और क्या था, रेखीय, समूह, लघु और मिश्रित था। और बहाव की दिशा के आधार पर क्या था कि लंबवत, तिरछी, लटकती हुई, और क्या, तैरती हुई। लंबवत, तिरछी, लटकती हुई, तैरती हुई। इस तरीके से हमने देखा। सिट्टू सज्जा के बारे में हम लोगों ने देखा। फेडरल पुष्प सज्जा देखा। फेडरल पुष्प सज्जा क्या होती है, कोलिनियम क्या होती है, और हम लोगों का एक पार्ट और छूट रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे पुष्प सज्जा में प्रयोग होने वाली सामग्री। पुष्प सज्जा में प्रयोग होने वाली सामग्री। होने वाली सामग्री, इसमें क्या क्या, कौन कौन सी सामग्री यूज़ होनी चाहिए, फूल, कली, पत्ती, और क्या, कैंची, और क्या होना चाहिए इसमें, टेप, तार, और
फूल, कली, पत्ती, कैंची, टेप होने चाहिए, तार होने चाहिए, और क्या होना चाहिए कि रिबन होना चाहिए हरे रंग का, रिबन, और सुई होना चाहिए, और धागा होना चाहिए, और एक चीज़ें होती है स्टेम। स्टेम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि ये भी सामग्री में यूज़ होता है। ये क्या होता है स्टेम? स्टेम जो होता है ये जैसे राजस्थान में जो चूड़ी केस मिलती है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से। अगर आप प्रदर्शनी वगैरह में जाइए दुकानों पर तो इस तरीके से लगा होता है, ये ऐसे होता है, और यहाँ पर इस तरीके से चूड़ी टांगने के लिए इस तरीके से बना होता है ना। इस तरीके से चूड़ी टांगने के लिए इसमें जो होती है ऐसे से चूड़ियाँ ऐसे से टांगी जाती हैं। तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है? होल्डर है। एक प्रकार का होल्डर है जो क्या करता है? फूलों को थाम कर रखता है, फूलों को थाम कर रखता है। ये एक प्रकार का होल्डर है जो फूलों को थाम कर रखता है, और होल्डर के नीचे एक बेस बना होता है, एक बेस बना होता है। अब दूसरा क्या है? ओसेस। ओसेस क्या होता है? ओसेस है, ये भी क्या है? एक प्रकार का होल्डर है। क्या है? होल्डर है। मतलब स्टेम भी क्या है? एक प्रकार का होल्डर होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस तरीके से बना होता है। जैसे राजस्थान में जो चूड़ी टांगने के लिए होती है, चूड़ी केस वगैरह, उस तरीके से होती है। ये फूलों को थाम कर रखता है, होल्डर के नीचे एक बेस बना होता है। ओसेस क्या है? ओसेस भी ये क्या होता है? होल्डर होता है। यह एक फॉर्म होता है, यह एक फॉर्म होता है। इसी पर फूल चिपकाया जाता है, इसी पर इसी पर किसकी सहायता से? ग्लू गन की सहायता से, ग्लू गन की सहायता से फूल चिपकाया जाता है। फूल चिपकाया जाता है। अब हम देखेंगे पैरामाउंट होल्डर। पैरामाउंट होल्डर क्या होता है? पैरामाउंट होल्डर ये भी क्या होती है? यह भी एक प्रकार का होल्डर है, और यह एक बेस्ट क्वालिटी होल्डर की एक बेस्ट क्वालिटी होती है। एक प्रकार का एक होल्डर है। ये क्या है? यह एक होल्डर की क्या है? बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है। तो पैरामाउंट होल्डर हमने देखा, और इसमें क्या होता है? हरे रंग का फॉर्म होता है, हरे रंग का फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है? हरे रंग का फॉर्म होता है, और इस पर इसे इस तरीके से आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे ये बना होता है। इसमें क्या होती है? जाली लगी होती है, और इसमें जो जाली लगी होती है, और जाली में क्या होता है? फूलों को जगह जगह फूलों को यहाँ इस तरीके से फंसा दिया जाता है। तो पैरामाउंट होल्डर हो गया, स्टेम हो गया, ओसेस हो गया। तो ये क्या है? पैरामाउंट होल्डर यह भी एक होल्डर है जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। इसमें क्या होता है? जाली लगा एक फॉर्म होता है, और इसमें भी क्या होता है कि ये इसमें फूलों को फंसा दिया जाता है। स्टेम क्या है? ये भी एक प्रकार का होल्डर है जो फूलों को थाम कर रखता है। और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि राजस्थान में जो चूड़ी वगैरह टांगने के लिए होती है ऐसी ही होती है। ओसेस क्या है? यह भी एक फॉर्म होता है, इस पर ग्लू गन की सहायता से फूल को चिपकाया जाता है। तो आज हम लोगों ने पूरे फ्लावर डेकोरेशन, पहले हमने क्या देखा कि होम डेकोरेशन, गृह सज्जा के बारे में हमने देखा। फिर फ्लावर डेकोरेशन को पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया।
जो कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है। और अगर आप लोग इसको 1-2 बार आप देख लेंगे तो आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। और हमने कई बार इसको रिपीट भी किया है। अगर मतलब हम जो पिछली क्लास लेते हैं, फिर अगर हम इसके बाद क्लास लेते हैं तो पिछला जो है थोड़ा बहुत रिवाइज़ करते हुए चलते हैं, जिससे आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ जाए और रट जाए। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे।